माय नेम इज राज लालवानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटम क्या है, एटॉमिक मॉडल्स क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखें, एटम एक्चुअली ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसकी मीनिंग इनडिविजिबल मीन्स जो फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड न हो सके उसको हम बोलते हैं एटम। लेकिन ये डेफिनेशन रॉन्ग है या ये मीनिंग रॉन्ग है। क्योंकि एटम जो है ना वो डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। लेकिन जब एटम डिस्कवर होता उन्हें उन टाइम यही लगता था कि एटम ज्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला था, जिसका मीन था इनडिविजिबल। और व्हाट इज एटम? एटम इज एक्चुअली अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मतलब मैटर का छोटे में छोटा जो जरा है ना, उसको क्या बोलते हैं? एटम। और मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो वजन रखे और जगह ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं मैटर। हैविंग मास प्लस ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक पेंसिल की निब या पेन की निब में तकरीबन मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। देखो, एटम इतने स्मॉलेस्ट हैं कि एक पेन की निब में तकरीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा एटम होते हैं। तो चलिए, ये हमारा डेफिनेशन ऑफ एटम तो यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स के किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए थे, वो क्यों रिजेक्ट हुए थे, और नए मॉडल कौन से चल रहे हैं, और हम किस मॉडल पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं हम एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो देखते हैं, सबसे पहले 1808 में जॉन डॉल्टन नामे एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने हमें बिलियर्ड बॉल मॉडल दिया। बिलियर्ड बॉल मॉडल के हिसाब से एटम एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये, जैसे स्नूकर्स का जो बॉल होता है ना, हार्ड स्फेरिकल होता है ना, इस जैसा ही एटम होता है। तो इस वजह से इन्होंने बताया कि एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि उस टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं जनरेट हुआ था। इस वजह से ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी कि एटम एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा एटॉमिक मॉडल है जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, और ये कब दिया था? ये 1900 में दिया था। इस मॉडल के हिसाब से जे थॉमसन साहब ने बताया कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेंडमली स्प्रेड आउट होता है। मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं होती है। इस टाइम पे न्यूक्लियस का कोई भी पता नहीं था हमें, इस वजह से इन्होंने न्यूक्लियस का नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एटम में रेंडमली प्लेस्ड होता है। उसके बाद अगला मॉडल पेश किया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये पेश किया 1911 में। इस मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, उसके राउंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो सेंटर ऑफ द एटम में मौजूद होता है, और नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। उसके बाद नील बोहर ने 1913 में हमें सोलर सिस्टम मॉडल बताया। सोलर सिस्टम मॉडल के मुताबिक जैसे सन, मरकरी, ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से न्यूक्लियस के चौधारी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सन हैवी पार्टिकल है, वैसे न्यूक्लियस हैवी पार्टिकल है, और जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चौधारी अराउंड करता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल्ड में पढ़ते हैं। डिटेल्ड में देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर
कैसे होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है, शेल्स, ऑर्बिटल्स, सब शेल्स, सब चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये है सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। ये दिया था नील बोर साहब ने 1930 में। इस मॉडल के हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि सन के अराउंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के दरमियान में रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा सन है वो हैवी ऑब्जेक्ट है और प्लैनेट्स उनसे थोड़े वीक हैं, ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस हैवी ऑब्जेक्ट है और बाकी जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो वीक ऑब्जेक्ट है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में क्या है, ये देखिए ना यहां से, ये है वैक्यूम। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में वैक्यूम है, मतलब ज्यादातर एटम का हिस्सा खाली है। ठीक है, अब देखें, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मिलती है हमें, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और एक न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन। देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज प्रो, पी से पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, एन से न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं ना, इस वजह से बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो देखें, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जो चीजों में रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स, आर शेल्स, आर एनर्जी लेवल्स, आर स्टेशनरी स्टेट्स। ये सब नाम इसी के ही है, ऑर्बिट्स, शेल्स, एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। और इनों के नाम कैसे स्टार्ट होते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। मतलब सारे नाम के से स्टार्ट होते हैं। ये के से ही क्यों स्टार्ट होते हैं? ए से स्टार्ट नहीं होते अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो आप ये इंटरेस्टिंग रीज़न अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के, एल, एम, एन है, तो इलेक्ट्रॉन के, एल, एम, एन में मौजूद नहीं होंगे। के, एल, एम, एन के अंदर ही, मतलब शेल्स है ना, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मौजूद होंगे, नॉट के शेल्स। शेल्स में तो रिवॉल्व करते हैं, शेल्स के भी एक जगह है ऑर्बिट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और सब शेल्स है ना, जैसे शेल्स का हमें पता दिया के, एल, एम, एन, ओ है नाम। तो बताइए सब शेल्स का नाम क्या होते हैं? सब शेल्स के नाम होते हैं एस, टी, डी, एफ। एस से क्या मतलब है? एस से मीन्स है स्फेरिकल, आर शार्प। पी से क्या मतलब है? प्रिंसिपल। डी से क्या मतलब है? डिफ्यूज। एफ से क्या मतलब है? फंडामेंटल। ठीक है, अभी प्रिंसिपल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डिफ्यूज में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और फंडामेंटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है कि सब शेल्स, जैसे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज फंडामेंटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब शेल्स के LMNN, सब शेल्स SPDF, उसके बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होता है ना, सबसे लास्ट ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मौजूद, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ग्रिप से थोड़ा बाहर होता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा है, ये थोड़ा दूर है तो इसमें न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे करके जो लास्ट वैलेंस शेल है ना, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और जिसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन या जो एटम बॉन्डिंग करते हैं ना, वो कहाँ कैसे करते हैं, वो करते हैं वैलेंस शेल से। क्यों वैलेंस शेल से क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के हिसाब से कम है, बहुत ज़्यादा। सही है। और जैसे कि हमें पता है कि ज़्यादातर एटॉमिक मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं।